नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। तीसरे चरण के मतदान में जिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 तारीख को वोट होना है, उसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है सुपौल। यह कॉन्स्टिट्यूंसी कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले ये सहरसा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, लेकिन 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ तो ये जो 3 ज़िले हैं मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, इसमें सहरसा का अस्तित्व खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मधेपुरा और सुपौल कॉन्स्टिट्यूंसी बच गया। कोसी के बेल्ट पर बसा हुआ यह जिला आज के तारीख में विजेंद्र प्रसाद यादव, जो ऊर्जा मंत्री हैं और कई विभागों में मंत्री रहे, प्लानिंग मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर वगैरह रहे, बहुत सीनियर 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, उनके नाम जाना जाता है। उन्होंने इस इलाके में बहुत काम भी करवाए। कदाचित यही कारण है कि लगातार वो विधायक बनते जा रहे हैं और उनकी अच्छी छवि है, एक ईमानदार नेता की, कर्मठ नेता की छवि रही। जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है, 2009 में यहाँ पर जेडीयू से बिस्मोहन कुमार जीते थे। बाद में किंचित कारणों से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व से कुछ अनबन हुआ और उनको टिकट नहीं मिला। 2014 में पप्पू यादव जी की पत्नी रंजीत रंजन वहाँ से चुनाव जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस से। हालांकि 2019 में दिलेश्वर कामत ने उनको चुनाव हरा दिया और रंजीत रंजन जी बहुत ही प्रखर नेत्री हैं। उनका एक अपना इंडिपेंडेंट इमेज है और उन्होंने इस इलाके में बहुत काम भी किया। और कदाचित राजनीति में बहुत कम ऐसा होता है कि किसी राज्य के नेत्री को दूसरे राज्य से लोग राज्यसभा में भेजा जाए, तो उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने भेजा है। यानी सिटिंग एमपी जो है दिलेश्वर कामत है, जो अभी भी चुनाव में है। तो अभी जो चुनाव है वहाँ पर 7 तारीख को, वह मुख्य रूप से दिलेश्वर कामत जदयू के सिटिंग एमपी हैं उनके, और आरजेडी ने एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया है। जो सिंहेश्वर के एमएलए हैं उनको टिकट दिया गया है और एक मतलब जब उनको टिकट दिया गया था तो आप यूँ समझिए कि एक अजीब तरह का वहाँ पर लोगों ने कहा कि कैसे, क्यों ऐसा किया गया, लेकिन कदाचित राजनीति का ये चाल है। चंद्रहास चौपाल को वहाँ से टिकट दिया गया। वहाँ जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जब हम लोगों ने समीक्षा किया ग्राउंड लेवल पर, तो पता चला कि जदयू के जो कैंडिडेट हैं, कहने के वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नेपथ्य के पीछे विजेंद्र बाबू ही लड़ रहे हैं। तो आप यूँ समझ लें कि विजेंद्र बाबू की प्रतिष्ठा ही वहाँ दाव पर लगी हुई है दिलेश्वर कामत को लेकर के। दिलेश्वर कामत के पार्लियामेंटेरियन के रूप में कोई वैसी उपलब्धि नहीं है जो आपको बताया जा सके। इनका अटेंडेंस भी बहुत एवरेज रहा। कोई बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने बात की हो, कुछ ऐसा काम कराया हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन जिला में और ख़ास करके मुख्यालय में जितने डेवलपमेंट के काम हुए, चाहे वो आरओबी हो या फिर रोड का बनना हो, 4 लेन 6 लेन वगैरह का बनना हो, उसमें विजेंद्र बाबू का बड़ा हाथ है। मैं संयोग से उन इलाकों में पोस्टेड भी रहा कुछ दिन। मेरी जब अनौपचारिक रूप से ज़िले के वरीय अधिकारियों से, कलेक्टर वगैरह से जब बात होती थी, तो उन लोगों का बड़ा स्पष्ट मत रहता था कि विजेंद्र यादव मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स काम, बिजनेस मतलब वो बिजनेस नहीं, और बहुत ही किसी चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली परसू करते थे। उसके कारण सुपौल शहर का पूरा नक्शा बदल गया। हालांकि एक घटना अभी हाल में हुई, निर्माणाधीन पुल गिर गया जिसमें कुछ लोग दब कर मर भी गए, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और बिहार में वैसे भी रोड के कंस्ट्रक्शन में जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं उसके कारण बड़ी बदनामी हुई। आपने देखा कि कैसे अगवानी पर्वता का पुल 2 बार गिर गया, और जिस कंपनी ने उसको बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा जदयू को इसी कंपनी ने दिया है।
इतनी घटना होने के बावजूद इस कंपनी पर कोई डिटरेंट एक्शन, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट एज सच नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और ठेकेदारी, बिजनेस, इन लोगों का जो नेक्सस है उसका एक नमूना है। बहरहाल हम लोग अपना चर्चा चुनाव तक ही सीमित रखते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादवों की और मुस्लिम की बहुत अच्छी जनसंख्या है। हालांकि मैं इस राइडर के साथ हमेशा बात करता हूं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई आदमी अगर यह क्लेम करता है कि वोटर का आबादी इतना है, वोटर की संख्या इतना है या परसेंटेज इतना है, तो वो उसको बहुत ही प्रमाणिक डेटा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जो जातिगत सर्वेक्षण हुए उसके जिलावार आंकड़े अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो जो राज्य के स्तर पर जो प्रतिशत है, सामान्यतः उसी को आधार या कई बार हेयरसे पर लोग इसको चलाते हैं। अगर उसको मान लें तो मुस्लिम की आबादी लगभग यहाँ 18% है, और ये बिल्कुल परसेप्टेबल भी होता है जब आप उन इलाकों में घूमिएगा। यादवों का गढ़ रहा है, जैसा मैंने कहा कि मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, खास करके मधेपुरा और सुपौल, वो इलाका कोसी बेल्ट में यादवों का गढ़ रहा है। उसकी आबादी लगभग 17% है। मंडल की भी आबादी जहाँ से ये लोग जीत रहे हैं लगभग 8% है, और कुल मिला जुला कर के सहनी वगैरह की भी आबादी है, सदा की आबादी है, तो एक मिश्रित चीज़ है वहाँ। लेकिन समझना ये है कि कोसी बेल्ट एक ज़माने में आरजेडी का, और पहले वो जनता दल हुआ करता था, गढ़ माना जाता था, और यहाँ से एक दिग्गज चुनाव जीते। लेकिन 2005 के बाद और स्पेशली 2010 के बाद कोसी बेल्ट से आरजेडी का बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो वहाँ आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया और उसकी पत्नी को भी, श्रीमती लवली आनंद को टिकट दिया। मैं उन इलाकों में पोस्टेड भी रहा, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे रिश्तेदारी भी है और उन इलाकों से मैं रूबरू रहा हूँ। इन इलाकों में खास करके मधेपुरा और सहरसा में और कुछ पोर्शन सुपौल में भी राजपूत और यादव के बीच में एक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। आप लोग अगर उसको जानेंगे तो पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच का जो संघर्ष था वो जग जाहिर था। तो जब आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और आनंद मोहन के परिवार के 2 सदस्य, चूँकि आनंद मोहन सजा याफ्ता उस वक्त जेल में थे, तो उनके बेटे जो आरजेडी से एमएलए भी जीते लेकिन रातों रात भाग के फिर चले गए, और वो सारा कहानी आप जानते हैं, और उनकी पत्नी फिर हार गई वहाँ से, तो उनको टिकट दिया गया था। इसके कारण वहाँ यादवों में गजब का एक निराशा का माहौल हुआ, और लोग बताते हैं कि एक प्रमुख कारण था कि आनंद मोहन के आरजेडी के साथ अलायंस के कारण, नज़दीकी के कारण ये एक बड़ा वोटर अलग हो गया, न सिर्फ यादव बल्कि पिछड़े और अति पिछड़े वगैरह में। क्योंकि आनंद मोहन की छवि आप सब लोग जानते हैं। कुछ लोग तो यह भी बताते हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने हमको बताया कि जेल से निकलने के बाद भी कई बार उनके नाम से रंगदारी के कॉल और एक्सटॉर्शन वगैरह की बात आती है, और जिस तरह का भाषा का प्रयोग अभी उन्होंने सीतामढ़ी में किया, शिवहर में किया, वह भी वायरल हो गया था। तो ये एक प्रमुख कारण रहा, और अगर तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो उसका एक प्रमुख कारण था कि सीमांचल में एमआईएम ने उनको डैमेज किया, आरजेडी को, और कोसी से 2025 में वो आनंद मोहन वाला एक फैक्टर, बड़ा मजबूत फैक्टर था, जिसको डैमेज किया और ये मुख्यमंत्री अंततोगत्वा नहीं बन सके। इस बार जो आरजेडी के अगेंस्ट में बिंदु जाता है वो ये जाता है कि पप्पू यादव का एक अपना पहचान है, उनकी अपनी एक राजनीतिक शैली भी है, और कोसी के बेल्ट और सीमांचल के बेल्ट इस बार जिस तरीके से वो निर्दलीय लड़े, और सारा एपिसोड आप लोग को पता है,
तो एक गजब की सहानुभूति उनके प्रति चल रही है। और उन्होंने भी अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस के कई लोगों के लिए प्रचार करने वो जा रहे हैं। कन्हैया कुमार के बारे में कहे कि हम जा रहे हैं दिल्ली। हिना साहब से के साथ उन्होंने कहा कि मैं उनका मदद करूंगा। MIM के जो उम्मीदवार हैं अख्तरुल साहब, उनकी स्थिति लोग बताते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है किशनगंज में। उसमें एक फैक्टर यह भी है कि पप्पू यादव खुल करके समर्थन किया। अगर ये फैक्टर काम किया सुपौल में, ऑलरेडी ये इरोडिंग बेस है वहाँ पर आरजेडी के लिए। आरजेडी को कोसी बेल्ट में और सीमांचल में अगर सरकार बनानी है 2025 में तेजस्वी को, तो इन दोनों बेल्ट में बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, इट इज़ कंस्पिक्वसली एब्सेंट ग्राउंड लेवल पर इन दोनों अंचलों में, जिसमें 4 और 3 7 जिले हैं, उसमें कंस्पिक्वस एब्सेंस है आरजेडी का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का बेस। तो ये एक बहुत स्थिति है। लेकिन हाँ, जदयू के कैंडिडेट के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है। कोई बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ को परसू नहीं करना, चीज़ों को बहुत उठाना नहीं, उनके इस नाम में कोई ऐसी भी कामयाबी नहीं है कि वो भंजा सके, सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी का नाम है और नीतीश कुमार का जो स्टीरियोटाइप भाषण चलता है, वो पढ़ करके जो बोलना शुरू करते हैं कि 2005 में कुछ नहीं था, हम ये किए वो किए। तो वो तो चीज़ें बदली हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो सिवाय इसके कि नीतीश कुमार उनके लिए बैटिंग करें और नरेंद्र मोदी का सहारा हो, इनके पास अपना कुछ नहीं। और हाँ, विजेंद्र यादव जी की प्रतिष्ठा वहाँ दाव पर लगी हुई है, क्योंकि इस बार अगर ये सिटिंग MP हारे तो यह विजेंद्र यादव के राजनीतिक साख पर बट्टा लगेगा। तो वहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, जहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट अपेक्षाकृत यंग हैं। चंद्रहास चौपाल अपने इलाके जहाँ सिंहेश्वर से जीते हैं, पॉपुलर भी हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और तेजस्वी का जो प्लैंक है, युवाओं में जो क्रेज है, नौकरी को लेकर के जो एक आशावादी माहौल इन्होंने बनाया, अब वो कितना ट्रांसलेट होगा उस पर वो एक अलग विषय है। लेकिन ये चीज़ तो है कि युवाओं में, हम लोगों ने कई सभाएं उनकी कवर की, तो गजब का उत्साह लोगों में है। तो ये चीज़ अगर चला तो आरजेडी कैंडिडेट का पलड़ा भारी भी हो सकता है। लेकिन ये सारा बात इस बात को डिपेंड करेगा कि विजेंद्र यादव का जादू क्या अभी भी बरकरार है, और दूसरा नीतीश और नरेंद्र मोदी का नारा और उनका जो ट्रैक जिसको वो बार बार कहते हैं अपने अचीवमेंट्स, वो बरकरार है। और यदि पप्पू यादव का कार्ड चला, पप्पू यादव ने जो सेंधमारी की और आरजेडी को डैमेज किया, तो यहाँ स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन कांटे की टक्कर है, हार जीत का फैसला बहुत ही कम मार्जिन से होगा। इसलिए कोई आज के तारीख में यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है कि वहाँ किसके पक्ष में स्विंग है। फिलहाल 7 तारीख को जब चुनाव होगा, लोगों के रुझान बात की जाएगी, तब फिर हम लोग आएंगे कि रुझान क्या रहा, लोगों का मूड क्या रहा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।